और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांस्टेबल सुभाष तोमर साहब की मौत कैसे हुई, इस पर हम कुछ बात करेंगे। कांस्टेबल सुभाष तोमर दौड़ते वक्त खुद ही गिर पड़े थे। चश्मदीद और उनके साथियों ने कांस्टेबल तोमर की मदद जो है वो की। कांस्टेबल सुभाष तोमर को किसी ने नहीं मारा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं व्यक्ति, उनसे मैं आपकी अभी कुछ देर में मुलाकात कराऊंगा। वो बातचीत हमसे कर रहे थे कुछ देर पहले, उस बातचीत को हम कंटिन्यू करेंगे। योगेंद्र नाम है उनका, वो अंबेडकर कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के वो स्टूडेंट हैं। उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा आज का हमारा जो पैनल है उससे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब खबरों के जरिए इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के बयान, हम भी उसकी क्रिटिकलिटी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो बयान हैं वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे साथ जो पैनल आज मौजूद है उसमें गौतम कौल साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। मेरे साथ तेजिंदर लूथरा साहब मौजूद हैं जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। रीना सिंह मौजूद हैं जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। आनंद जी मौजूद हैं, आनंद कुमार एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। अलबीना शकील जी मौजूद हैं जो कि एक एक्टिविस्ट है। लेकिन हम सबसे पहले योगेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। मैं कुछ देर पहले सुन रहा था आपको, इससे पहले के प्रोग्राम में ना सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, खासतौर पे इस बात के बैकड्रॉप में कि पुलिस के बयान तोमर साहब के मसले में क्या आए हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि अगर आप पूरी घटना को इस वक्त एक बार फिर लोगों के सामने, हमारे पैनल के सामने दोहराए। योगेंद्र। जरूर सर, मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे दोपहर को जब मैंने टीवी ऑन किया अपना, तब मुझे पता चला। अगर ये बात मुझे सुबह पता चल गई होती तो मैं सुबह जाके ये सब बातें क्लियर कर देता। पर मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब देर आए दुरुस्त आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तस्वीरें साफ होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात और क्लियर करूं कि मैं किसी पार्टी या संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूं और मैं पत्रकारिता के स्टूडेंट हूं, जैसा आपने बताया। तो मैं जो भी कहूंगा वो पूरी निष्पक्षता के साथ कहूंगा, ना किसी पार्टी के संदर्भ में कहूंगा, ना पुलिस के फेवर में कहूंगा। तो मैं आपको आप पूछें कहां से आप पूछना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार दोहराए जो बात मैं कुछ देर पहले सुन रहा था कि कैसे ये पूरी घटना आपकी आंखों के सामने हुई, कैसे उनको तोमर साहब को चोट लगी, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस सारे मामले का। योगेंद्र, आप इत्मीनान से बताएं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी। मैं सर आपको बताऊं कि मैं और मेरे साथ एक लड़की थी, तो उसके सर पे चोट लगी हुई थी। तो हम लोग अब उसके सर पे चोट भी करीब 2-2.5 घंटे पहले लगी थी और वहीं पर इंडिया गेट में जब आराम से मूवमेंट कर रहे थे, मतलब सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर, तो उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज करी तो उसको चोट लगी। जो मैं एक बात और कहूंगा कि वहां पे कुछ पत्थर भी चलाए थे लोगों ने, तो वो कुछ लोगों के बीच से पत्थर आए और उस लड़की को एक पत्थर यहाँ पे लगा सर पे, तो वो घायल हो गई। तो मैंने उसको देखा, हालांकि मैं उसको जानता नहीं था, तो तुरंत मतलब सौभाग्य से कह लो कि तुरंत एम्बुलेंस भी आ गई। तो एम्बुलेंस में रखकर मैं बैठा और मेरे साथ एक और लड़का था, दोनों लोग बैठे वहां पर, उसको पकड़ के ले गए गंगाराम हॉस्पिटल। वहां पर उसका इलाज करवाया, सीटी स्कैन करवाया। इसके बाद फिर हम लोग वापस ऑटो पकड़ के फिर इंडिया गेट की तरफ आए। तो वहां पे जैसे ही हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी भीड़ दौड़ती हुई चली आ रही है और पुलिस पीछे से मतलब लाठीचार्ज करती हुई चली जा रही थी। तो मुझे लगा कि इस लड़की को चोट लगी है तो इसको अलग हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर से चोट लग सकती है। तो मैंने उसको कहा भी, लेकिन वो बड़ी बहादुर थी, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। तो हम तीनों लोग आगे बढ़ते चले गए। तो फिर वहां पे 2-3 पुलिस वाले आए, हम लोग साइड में खड़े हो गए।
तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम भी चलो, यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो हमने कहा सर हम लोग साइड में खड़े हैं। और उस लड़की ने बोला कि सर हम लोग तो आपकी मतलब आपके फेवर में बात कर रहे थे कि पत्थर मत चलाओ, देखो पत्थर का ही नतीजा है कि मुझे भी चोट लगी है। तो वो बोले ठीक है खड़े रहो, तुम लोग खड़े रहो। और वो लोग सीधे जो और कांस्टेबल थे, बहुत सारे पुलिस वाले थे, वो सीधे भीड़ के पीछे भागने लगे। तो मैं देख ही रहा था उनके पीछे कि इतने में 2-3 लोग रुके। उसमें सुभाष जी भी थे, सुभाष तोमर जी। वो रुके, थोड़ी देर रुके, करीब 5 या 10 सेकंड के लिए, और गिर गए, अचानक से गिर गए सड़क पे। तो जब वो गिरे तो मैंने देखा, तो मतलब हम दोनों भागे उनकी तरफ, उनको उठाया, और उस लड़की ने उनका सर रखा अपनी गोद में। और इसके बाद मतलब उनके छाती आती पे हम लोगों ने हाथ पैर से दबाया, ताकि चूंकि उनकी सांस ऐसा लग रहा था कि सांस रुक गई है। तो हमें भी थोड़ा सा घबराहट हुई। तो जल्दी से जूते खोले, उनके मोजे खोले मैंने, और पैर के तलवे मले और हाथ भी मिला। इतने में 3-4 स्टूडेंट और आ गई, वो भी भाग रही थी। तो वो रुकी, उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी मतलब छाती पे चढ़ के थोड़ा सा वजन दिया ताकि सांस आ जाए, लेकिन सांस नहीं आई। मीडिया वाले आए, उन्होंने तस्वीरें ली, और वो जो मेरे साथ लड़की थी वो नाराज हो गई मीडिया वालों पे, तो वो चले गए। अब जो पुलिस वाले साथ में थे, मैंने उनको बोला कि भाई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। ताजु, मैंने कहा यार एक शख्स आपका साथी जो मर रहा है और आप लोग ऐसे भाग रहे हैं। तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। पीछे से और तो 2-3 लोग चले आ ये रहे थे, बात पुलिस वाले 2-3-4 स्पष्टता से और लोग, तो साफ वो तौर, थोड़ी देर। हाँ योगेंद्र, आप ये बात स्पष्टता से और साफ तौर से कह रहे हैं कि आप लोगों ने जब मदद की उसके बाद आपने एम्बुलेंस बुलाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो इर्द गिर्द पुलिस वाले थे वो उस वक्त सहायता के लिए नहीं आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बहुत मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ कि मतलब देश की पुलिस मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अपने साथी को छोड़कर चले जा रहे हैं। उनके साथ जो लोग थे वो छोड़कर चले गए, 2-3 लोग और आए, वो भी छोड़कर चले गए। जब वो बाद में 2-4 लोग आए, वो थोड़ी देर रुके, लेकिन उसमें से एक जो सिपाही था, मैं भागा, पुलिस की गाड़ी सामने मुझे दिख रही थी, मैं भागा, वो लड़की भी भागी, और मेरे साथ एक और कांस्टेबल था, वो भी पीछे पीछे गए। तो वहां पे एक सर खड़े थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने स्थिति बता दी, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार भीड़ है, निकलने नहीं दी जाएगी गाड़ी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करी। फिर दूसरे सर खड़े थे वहां पे, उनने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, बोले चलो। तो हम लोग वहां पर आए, और वो जो 2-3 लोग वहां पर बचे हुए थे, उनकी सहायता से हम लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया, और मैं पीछे ऐसे लटका हुआ गाड़ी पे गया, क्योंकि पीछे के गेट बंद नहीं हो पा रहे थे पूरी तरह से। और वहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अगर उनको उठाया नहीं होता उस जगह से जहां पे वो गिरे थे, वहां से हम लोगों ने काफी देर दूर, करीब 30-40 मीटर लेकर आए पीछे की तरफ, क्योंकि भीड़ वापस चली आ रही थी और पुलिस वाले पीछे हो रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर भीड़ आ गई तो वो देखेंगे नहीं और इनको कुचल देंगे। आप कह रहे हैं कि आप योगेंद्र उनको उठाकर फिर आप लोग 30-40 मीटर पीछे की तरफ लेकर आए, जिस जगह पर वो गिरे, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हाँ पीछे की तरफ आए। हाँ हाँ, 30-40 नहीं, लेकिन करीब 25-30 मीटर जरूर हम लोग पीछे आए, वहां पर उनको रखा। इतने में हम गाड़ी लेने गए, गाड़ी आई, उनको गाड़ी पे रख के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। तो इतने में पूरा वक्त करीब आधा घंटा बर्बाद हो गया था जाने में और वहां पे रुकने में। और रास्ते में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी सांस नहीं चल रही, चूंकि उनकी आंखें पूरी तरह से स्थिर थी, आंखें बंद नहीं हो रही थी, तो और मुंह से भी पानी निकल रहा था। तो जैसे ही वहां पे ले गए तो तुरंत डॉक्टर आए, उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में उनको देखा, ट्रीटमेंट हुआ। तो 2 बार तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये मतलब अब वो नहीं बचे हैं। तो मेरे साथ जो एक और जो पुलिस वाले थे, उनने पूछा, मेरा नंबर पूछा, बोले अगर जरूरत पड़ेगी तो बता देना। मैंने कहा सर ठीक है। तो इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि नहीं अभी फिर डॉक्टर आए, उन्होंने देखा है तो सांस चल रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इतने में करीब आधा घंटा उनका इलाज चलता रहा बराबर कंटिन्यू, और भी मरीज बहुत सारे घायल होके उसी इमरजेंसी वार्ड में आ रहे थे, बहुत सारे उसी मूवमेंट से। थोड़ी देर बाद बाबा रामदेव भी आ गए,
उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा सर एक कांस्टेबल भी है स्वामी जी, तो बोले चलो देखते हैं। वहां पे गए तो डॉक्टरों ने उनसे मिलने से मना कर दिया, तो वो बोले चलो और दिखाओ। तो हमने उनको पूरे जो हॉस्पिटल में और भी मरीज थे, मतलब जो घायल हुए थे, घायलों से सबसे मिलवाया। इसके बाद फिर अरविंद गौड़ जी भी वहीं पे मौजूद थे, वो बता सकते हैं। जब बाबा रामदेव और हम उनके पास गए तो उनसे भी करीब 5 मिनट तक उनसे बात हुई पूरी तरह से। इसके बाद आधे 1 घंटे वहां पे इलाज होने के बाद मुझे बाहर भगा दिया गया। बोले तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम बाहर जा सकते हो। तो मैं चला गया बाहर, लेकिन मेरा मन फिर भी नहीं माना। मैं फिर पीछे वाले दरवाजे से फिर उसी इमरजेंसी वार्ड में आया। तो मैं बाहर तक पहुंचा था, इतने में मैं देखता हूं कि उनको लेकर ऊपर जा रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ, नर्स थी एक, मैंने उनसे पूछा तो बोले हाँ ऊपर ले जा रहे हैं आईसीयू में। तो मैं भी उनके साथ ऊपर तक चला गया। तो वहां तक जहां पे उनका वेंटिलेटर पर रखा गया था आईसीयू में, तो वहां मैं काफी देर बैठा रहा। फिर उनकी वर्दी तो पहले ही फाड़ दी थी, फिर उनकी वर्दी लेकर आए, एक डॉक्टर आया तो उनने मुझे वर्दी दी। बोले कौन है उनके साथ? मैंने कहा मैं हूं। तो मुझे उनने वर्दी दी, मैं वहां पर बैठा रहा, करीब आधे घंटे तक वहां पर बैठा रहा। इसके बाद 2 सिपाही और आए, उन्होंने पूछा कि मतलब आप थे वहां पे? मैंने बताया कि हाँ मैं था। तो मैंने उनको वर्दी दे दी, मैंने कहा आप संभालिए। और करीब 8:30 बज रहा था उस वक्त, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा सर मैं यमुना विहार रहता हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे निकलना होगा। बोले ठीक है, अच्छा निकल जाओ, एक बार चौकी में इन्फॉर्म कर दो। तो चौकी में मैं गया, वहां पे इंस्पेक्टर साहब थे, मैंने उनसे बताया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, और अगर बोले नंबर दे दो अपना। मैंने उनको नंबर दिया, मैंने कहा अगर कोई बात हो तो आप फोन कर लीजिए। बोले ठीक है। इसके बाद मैं चला आया। फिर मैंने मतलब न्यूज ही देख रहा था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कल शाम को मेरे पास फोन आया इंस्पेक्टर साहब का। मेरे पास कोई एसआई सर थे, उनका फोन आया। बोले क्या क्या वाकया हुआ था। मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई थी। बोले ऐसा सुनने में आया है कि प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने पीटा नहीं, बल्कि वो मेरे सामने ही अपने आप ही दौड़ते दौड़ते गिर गए। और एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस ये कहती है कि प्रदर्शनकारियों ने पीटा था उनको और गहरी चोटें हैं ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इतना पीटा होता तो किसी शख्स को पीट दिया जाए तो वो दौड़ते हुए भीड़ के पीछे भागे। मुझे नहीं लगता, मेरे सामने जबकि वो दौड़ते हुए भाग रहे थे, अचानक से रुके और गिर गए। तो ये मुझे लगता है ये दलीलें दी जा रही हैं, ये पूरी तरह से गलत है। एक मिनट योगेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर जो पैनल है वो भी बहुत आपको इत्मीनान से सुन रहा है इस वक्त। आप ये कह रहे हैं कि जब आपको फोन आया तो आपने जितनी बात इतनी डिटेल से आप हमें इस वक्त बता रहे हैं, ये सब कुछ आपने उनको जैसे के तैसे नैरेट की बताई। हाँ योगेंद्र? नहीं मैं बताऊं, मेरी करीब 2-2.5 मिनट ही बात हुई है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने पूछा क्या मतलब क्या हुआ था, आप थे वहां पर, क्या पिटाई हुई थी। और मैं आपको एक और बता दूं कि मेरा ये मोबाइल है, इसमें ऑटो रिकॉर्डर है, तो इसमें सारी बात रिकॉर्ड भी है। अभी भी जैसी की तैसी जितनी भी बात हुई थी वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी है इस वक्त। ठीक है। और अगर तो आगे पूछा उतना मैंने बता दिया। इसके बाद फिर कोई मैं एक रिस्पांस लूंगा। यहाँ पर तेजेंद्र लूथरा साहब मौजूद है इस पैनल में, और अगर आगे कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी बताने में कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए पुलिस से अपील करेंगे कि कोई ऐसी तस्वीर ना आए जिसमें आपको परेशानी बढ़े, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी आगे बताने में, शेयर करने में कोई एतराज नहीं है। देखिए ऐसा है कि मैं जो बात है वो सच्चाई से रखूंगा, और दिल्ली पुलिस अगर मुझे परेशान भी करेगी तो इसका मुझे कोई डर नहीं है। मैं परेशान हो लूंगा जितना परेशान करेगी, और मुझे क्या परेशान करेगी, मैं तो मेरे साथ यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। जितना परेशान करेगी उतना हो लूंगा, लेकिन सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और यहाँ पर एक और मेरे दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है, मैं करीब 1.5 साल से दिल्ली में रहता हूँ, कि दिल्ली पुलिस से पूरा आंदोलन, मतलब इतना बड़ा केस हो गया उस लड़की के साथ, वो बेचारी मतलब मरने की स्थिति में इस समय अटकी हुई है, और उसके बाद एक कांस्टेबल आपका शहीद हो जाता है, मर जाता है उस मूवमेंट में, और आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप इस तरह की गलत दलीलें दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। अरे आपको तो ये सिचुएशन देखनी चाहिए कि आखिर हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। आप पूरे मतलब जो दिल्ली पुलिस है उसको अपनी कमजोरियां दबाने के लिए ये सब ढीकरा दूसरे के सर पे फोड़ रहे हैं कि नहीं प्रदर्शनकारी ऐसा बवाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा हो कैसे। हमारे साथ योगेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और मैं इसी मोमेंट पर, चूंकि पूरा पैनल यहां पर मौजूद, उसके बाद आप उससे रिस्पांस लेना चाहूंगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर
नीरज कुमार ने ऑफिशियली क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मसले में, यहां पर आपको सुनाना। इस पोस्टमार्टम सुभाष तोमर का हुआ, उसमें जो हम लोगों को बताया गया है कि उनको पेट पर, चेस्ट पर और गर्दन में काफी अंदरूनी चोट थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तेजिंदर, आपने पूरी बात उनकी सुनी। नीरज कुमार, आपके पुलिस कमिश्नर का जो बयान है उसके हिसाब से चेस्ट पर और गर्दन में उनको चोट लगी। योगेंद्र की बात यहां पर बाकी लोगों ने सबने सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये साफ है कि जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि जो चोटें हैं, मैं आऊंगा आपके पास, आप इत्मीनान से नहीं, मैं चाहता था कि आप पूरी बात इत्मीनान से बताएं, इसलिए मैं चाहूंगा तेजिंदर लूथरा रिस्पॉन्ड करें। मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, जो चोटें हैं वो गर्दन पर हैं, सीने पर हैं, पेट पर हैं, अंदरूनी चोटें हैं। चोटें भाग कर गिरने से तो नहीं लगती, अंदरूनी चोटें। दूसरी बात, इस लड़के ने जो बयान दिया है उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज मुझे लग रही हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि जब एक लड़की जो उस दंगे में शामिल थी, जिसको चोट लगती है, उसके लिए फट से एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस का इंतजाम तो इस तरह के अरेंजमेंट में हम ही लोग करते हैं, हमारे ही अधिकार में, हमारे ही कंट्रोल में एम्बुलेंसेज होती हैं। जब वो एक लड़की को चोट लगती है जो कि उस दंगे का हिस्सा थी, उसके लिए खट से एम्बुलेंस आ जाती है। और दूसरी तरफ ये साहब कहते हैं कि जब एक कांस्टेबल को चोट लगती है, वो गिरता है, जैसा कि इन्होंने कहा, उसको पुलिस वाले छोड़ के चल देते हैं, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मंगाते। ये बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी है इनके बयान में। उसके बाद ये आगे चलते हैं अपने बयान पर और कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, और हॉस्पिटल में इनको बाबा रामदेव भी मिल जाते हैं, अरविंद गौड़ भी मिल जाते हैं। और उसके बाद ये जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और पहले से ही इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, पहले से ही प्रेजुडिस्ड हैं कि दिल्ली पुलिस इसमें राजनीति कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इसमें क्या राजनीति की है? हमारा एक सदस्य है, वो उसका मारा गया। एक नौजवान का कमेंट हो सकता है। नहीं, कमेंट तो है, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है। कमेंट हो सकता है, उस पर आप रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है। एक 21-22 साल का जर्नलिज्म का स्टूडेंट अगर पहले से ही ये धारणा बनाकर बैठा है कि चूंकि हमारा एक कांस्टेबल दंगइयों के हाथों मारा गया, तो उसको वो ये रूप दे और ये कहे हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है इस मामले के ऊपर, उससे पहले ही ये इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि दिल्ली पुलिस इसमें राजनीति कर रही है। दिस इज एडिंग इंसल्ट टू आवर इंजरी। ठीक, मैं बाकी लोगों से एक रिस्पांस लूंगा, अलबिना जी आपसे, क्योंकि मैं चाहता मैं पूरे हाँ, मैं योगेंद्र आऊंगा, मैं पूरे पैनल से रिस्पॉन्स लेकर मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल, आप कहीं में जाइए, रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। आपने उनकी बात सुनी, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि ये क्या मामला और कहां पर है। खाली आप लोगों का रिएक्शन चाहता हूं। मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ, जो वहाँ पे आम प्रदर्शनकारी थे, सबसे पहले तो कांस्टेबल की एक मृत्यु हुई, उस पर हम शोक प्रकट करते हैं, जरूर प्रकट करते हैं, क्योंकि कोई भी वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का हो। जरूर वहाँ दंगाई आए, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर जो पुलिस लगातार कह रही है या सरकार लगातार कह रही है कि वहाँ प्रदर्शनकारियों में केवल हम जो पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम नहीं थे, मगर वहाँ 144 लगा के तमाम चीजें करके वहाँ पे पीसफुल प्रदर्शन को भी रोका। तो जो वायलेंस है, कोई भी हिंसा के लिए सबसे बड़ी गारंटी यही हो सकती है कि भारी संख्या में आम लोग रहें, क्योंकि अगर होंगे तो उसके बीच में कोई चंद लोग आके किसी भी चीज को हाईजैक करना या कोई भी चीज करना नहीं कर सकते। मगर वहां पे पुलिस ने सबसे पहले इंश्योर किया कि आम लोग कम हो, और जो भी उस दिन का घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं जिसने भी सरकार के स्तर पे, पुलिस के स्तर पे ये फैसले लिए, वो जिम्मेदार हैं। अब इस पूरे मामले में इस कांस्टेबल का जो मामला है, उसको अगर कहीं ना कहीं ये मसला जो आ रहा है, अब
बात है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी 2-3 दिन में, और अगर इसमें पुलिस कमिश्नर गलत सलत बात कह रहे हैं, पहले से ही प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर इन पूरी चीजों पर इस्तीफा दें, और अगर ये टीवी पे आके गलत बात कह रहे हैं, मतलब फिर उनको 1 मिनट भी अपनी कुर्सी पे बना नहीं रहना चाहिए। आनंद जी, इस योगेंद्र की पूरी बात सुनकर मैं वही बात रीना जी से और गौतम कौल साहब से ही पूछूंगा। मैं सिर्फ आपका रिएक्शन चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बहुत अंदर से घबराया हुआ हूं कि पुलिस कमिश्नर साहब को जो जानकारी मिली, जिसको उन्होंने इतने भरोसे के साथ पूरे देश को बताया, उसके बहुत दूर का सच एक नौजवान जो विद्यार्थी है और जो जानता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात को काटना उसके लिए इस नाजुक मौके पर कितना महंगा पड़ सकता है। अगर इसके पास सच की ताकत नहीं होती तो ये बातें नहीं कहते। और अगर ये इतनी दूर तक गए हैं कि इन्होंने अपना नंबर वहां छोड़ा है और इनको इंस्पेक्टर साहबान का फोन आया है जो रिकॉर्डेड है, तो ये जो मांग की जा रही है कि इसकी अति उच्च स्तरीय जांच की जाए, इसका और हम बहुत जरूर लगातार इस बात की उम्मीद करेंगे कि बहुत दिल्ली जरूरी पुलिस है कि उस योगेंद्र की जानकारी से मदद हासिल करे, ये ना करे कि योगेंद्र परेशान हो इस बात को कहने के बाद। रीना, उनकी बात को सुनने के बाद खाली आपका रिएक्शन। बेसिकली इस चीज से मैं भी सहमत हूँ, बिकॉज ही हैज स्ट्रेंथ एंड ही हैज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आल्सो, एंड सेकेंडली ही इज टेलिंग व्हाटएवर, ही इज आई विटनेस। जिस लड़की की बात कर रहा है उसके पास वो भी एक एविडेंस है, पुलिस कैन कॉन्टैक्ट टू दैट गर्ल आल्सो। एंड सेकेंडली जो पिक्चर्स कहती हैं, पिक्चर्स बिल्कुल यही कहती हैं कि वहां पे कोई भीड़ नहीं है, वहां कोई दंगाई नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जांच होना चाहिए, और इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कमिश्नर साहब और इस लड़के के बीच में जो एक नया मसला खड़ा हुआ है, इट हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय ऑथेंटिक एजेंसी। इसको इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए पहली बात तो ये जो पिक्चर है ये पोस्ट इंसिडेंट पिक्चर है, इसमें भीड़ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जो लड़की की बात ये कर रहे हैं, इन्होंने ना तो अभी तक लड़की का नाम बताया ना उसका कांटेक्ट नंबर बताया। ठीक है, वो मैं इस सब पर आऊंगा। मैं गौतम कौल साहब कोई रिएक्शन मैं आऊंगा, मैं योगेंद्र के पास वापस आऊंगा और आपके पास वापस आऊंगा। हाँ गौतम सर, योगेंद्र की बात सुनने के बाद सिर्फ आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। हेलो सर, मैं कुछ कह सकता हूं? हाँ योगेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आऊंगा। मैं गौतम कौल साहब का रिएक्शन ले रहा हूं। मैं लड़की के नाम बता दूं इनको, मैं इनको लड़की के नाम बता दूं, पावलिंग नाम की लड़की है। योगेंद्र एक मिनट रुकिएगा, योगेंद्र एक मिनट आप रुकिएगा। मैं सिर्फ एक व्यक्ति से रिएक्शन लेके उसके बाद आपके पास आऊंगा। हाँ जी जरूर। हाँ, मेरा रिएक्शन ये है कि योगेंद्र जी भी जो बोल रहे हैं उसमें भी काफी सत्य होना चाहिए, और जो इस वक्त पोस्टमार्टम का जो डिटेल आया है वो उसको भी हमें देखना है। इस बीच में मेरा ख्याल है कि ये अभी देखना है कि जो इंटरनल इंजरीज आई हैं हमारे कांस्टेबल को, वो किस समय आई थी। ये बता रहे हैं योगेंद्र जी कि ये एकदम से कोलैप्स कर गया। इसके माने ये है कि ये जो विटनेस हैं ये उस इंजरीज के बाद के विटनेस हैं, और वो हमारा जो कांस्टेबल था वो इंजरीज को लेके भी वो आगे बढ़ रहा था। तो अभी समय बहुत है जिसमें कि हमें आगे इंक्वायरी करनी चाहिए और एकदम नतीजों पे नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे इंक्वायरी करनी चाहिए नतीजे पर। हाँ योगेंद्र, और योगेंद्र मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उन लड़की के बारे में कार्यक्रम में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपसे पुलिस पूछे तो आप उनको बता सकते हैं। आपको प्रोग्राम में इस वक्त उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाद में पुलिस को कांटेक्ट करके उनके बारे में बता सकते हैं, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कुछ और बात कहना चाह रहे थे योगेंद्र, वो कहिए प्लीज। हाँ जी, अभी जो जैसा कि सर ने ये कहा था कि यहाँ पे इन्होंने सवाल उठाए थे मेरी बात को लेकर कि वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी लड़की थी उसके लिए एम्बुलेंस आ जाती है, कांस्टेबल के लिए एम्बुलेंस नहीं आती। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। और दूसरी चीज, जहाँ पर वो लड़की जहाँ पर गिरी हुई थी वहाँ पर प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी वक्त जस्ट
तुरंत करीब मुझे लगता है 30 सेकंड या 1 मिनट के फेर में ही एम्बुलेंस आई थी, ठीक है। चूंकि वहां पे एम्बुलेंस आ जा रही थी, इसको देखते हुए चूंकि लाठीचार्ज हो रही थी, और जहां पर ये घटना हुई वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी। यहां तक कि मैं बता दूं कि वहां पर मुझे 20 मिनट लग गए गाड़ी लाने में। ये देखिए, अब आप अपनी कमजोरियां क्यों नहीं देख रहे कि वो आपके जो पुलिस वाले हैं वो भागते चले जा रहे हैं, और वहीं पर कम से कम 30-40 पुलिस वाले खड़े देख रहे हैं कि ये कांस्टेबल गिरा पड़ा हुआ है, हम लोग उठा रहे हैं, उसको ले आ रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और गाड़ी भी दूर खड़ी है, गाड़ी भी नहीं ला रहे हैं। और एक गाड़ी वाले जो पुलिस वाले थे, जो ड्राइवर थे, उनने तो मना तक कर दिया था कि हम नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है। हाँ। तो आप अपनी कमजोरियों को क्यों हटा रहे हैं? यहाँ पर मेरी बात को, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं तो आपको पता नहीं कितने प्रूफ दे दूं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि मेरी बात गलत है क्या। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं खुद एक देश का, ये मत कहिए आपके स्टूडेंट हूं, 20 साल का हूं, 22 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक देश का नागरिक हूं, और मुझे भी इस बात की चिंता है कि हमारे देश की पुलिस इस तरह का बिहेव कर रही है, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं तेजिंदर साहब 2-3 बातें यहां पर मैंने इसीलिए कहा कि मैं सबसे इंडिपेंडेंटली एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये एक सेंसिटिव मैटर है। सबका यह कहना है कि अब इसमें एक एग्जामिनेशन होने की जरूरत है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। जैसे गौतम साहब ने कहा कि हो सकता है जब वो गिरे हों वहां पर उस घटना पे इंजरी उससे पहले हो गई हो। पॉइंट ये है कि एक वर्जन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तरफ से आता है, एक वर्जन अभी यहां फार मोर सीरियस इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। बिल्कुल होनी चाहिए, और ऑलरेडी इसमें 302 का केस एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें सामने आएंगी। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अहम हिस्सा होती है। लेकिन लूथरा साहब, आपके पुलिस कमिश्नर बहुत ही कैटेगोरिकली, स्पष्टता से, जो मैंने उनको सुना अभी कुछ देर पहले और जो आप सब लोगों को सुनाया, कहते हैं कि चेस्ट पर और गर्दन में इंटरनल इंजरीज है, आंतरिक चोट है। तो वो बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी भी कैसे लगी, क्या किन परिस्थितियों में लगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर से हमारी लगातार बात हो रही है जब से वो वहां पर भर्ती है। जब तक आदमी कोई नहीं गुजर जाता है, उससे पहले भी तो डॉक्टर उसकी इंजरीज के बारे में आपको बताते हैं, डायग्नोज करते हैं कि इसको किस किस्म की इंजरीज हैं और उसकी दवा क्या दी जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जो हमारी डॉक्टर से लगातार बात हो रही है उसको तो हम दरकिनार नहीं कर सकते। आप योगेंद्र से संपर्क करेंगे, मैं बार बार इस बात को कहूंगा क्योंकि योगेंद्र अपनी बात को रख रहे हैं और पुलिस उनसे बात करे, उनको मेरे हिसाब से तो एक बिल्कुल करेंगे। अभी इन्होंने कहा एक बड़ा काम किया उन्होंने। हाँ, एक बात ये कहना चाहती हूँ, आप बार बार कह रहे हैं दंगाइयों ने उन्हें इंटरनल इंजरीज दिया। इंटरनल इंजरीज वो फिस्ट समथिंग लेजर वुंड आता, अगर डंडा या कोई चीज होता, पत्थर से तो इंटरनल इंजरीज नहीं आ सकती ना। इज देयर एनी एविडेंस? वो अल्टीमेटली कांस्टेबल्स भी होंगे, रिकॉर्डिंग भी होंगी। हाँ योगेंद्र, आप कुछ कह रहे थे जी। सर जी, मैं ये कह रहा था कि लूथरा जी ने कहा कि हमारी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, इस पूरे मुद्दे पर कोई रिएक्शन ही नहीं आया है, कोई फीडबैक ही नहीं आया है, ना पुलिस कमिश्नर ने कुछ ज्यादा कहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 307, 302 लगाई गई, उनको अदालत तक खींचा गया। ये क्या है फिर, अगर कुछ किया नहीं गया? अगर इतना सब करना था, अगर ये आरोप लगाने थे उन निर्दोषों पर जिनने कुछ किया ही नहीं, मुझे लगता है, तो मुझसे क्यों नहीं पूछ लिया? क्योंकि अगर आपको पता था कि मैं वहां पर मौके पर था, मैं नंबर देकर आया था, तो मुझसे एक बार सुबह क्यों नहीं कांटेक्ट किया गया कि जी आप बताइए कि हुआ क्या था? हाँ, तो वही पॉइंट वो ये रख रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, इसीलिए योगेंद्र ये एक जांच का विषय है। आनंद कुमार जी, अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं और उसके बाद मुझे जल्दी, हाँ योगेंद्र, मुझे जल्दी से एक ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ किसने किया, कब किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन डिबेट्स में, इन बातों के सवालों में आकर फंस गया है। इसलिए जब इस तरह की और बातें निकलकर सामने आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा लोगों को जानना कि क्या घटना कैसे हुई और किसी के साथ कुछ भी हुआ। जैसे सब इस बात की निंदा कर रहे हैं और अफसोस है तोमर साहब की मृत्यु पर, लेकिन अब और भी इंपॉर्टेंट है कि डिटेल्ड सच सामने आए। नहीं, देखिए, अभी तो
पिछले 24 घंटे से ये चल रहा है कि 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हत्या के आरोप में। उसमें से एक व्यक्ति, उसका नाम भी लिया गया है, वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आरोप लगा कि आपकी पार्टी ने इस हत्या में योगदान किया है। वो कह रहे हैं कि जांच कराओ, और लगातार इस प्रतिरोध का, इस प्रतिकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय पुलिस कमिश्नर का बहुत सम्मान है, क्योंकि वो सबसे बड़े प्रतीक हैं राज्य सत्ता के, और उनको हम बार बार सुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं वो गलतफहमी में तो नहीं है। और ये जो नौजवान बोल रहे हैं, ये भी एक हिंदुस्तानी है, और ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं, और माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को उनके मातहतों ने अंधेरे में रखा है। ये अंधेरे में तीर चल रहा है, और आपने आम आदमी पार्टी पर तोहमत भी लगा दिया। ठीक है, आप वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, मैं वापस आऊंगा। अब इसीलिए मैंने शुरुआत की थी, योगेंद्र को पूरी अपनी बात रखने का मौका दिया। ये एक बहुत गंभीर मामला है, वो अपनी बात यहां पर रख रहे हैं, इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि फिर आपको जल्द से जल्द एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सामने लाना होगा। योगेंद्र ना सिर्फ एक चश्मदीद के तौर पर, खुद एक मदद करने वाले के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, और बता रहे हैं पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कि उन्होंने क्या क्या कैसे किया, एक ऐसे समय में जहां जिसके बैकड्रॉप में, जिसकी पृष्ठभूमि में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार का बयान आ चुका है। आप कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में तोमर साहब, जो कि दिल्ली पुलिस से जुड़े थे, वहां पर मौजूद थे जब ये एजिटेशंस हो रही थी, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। योगेंद्र, जो कि अंबेडकर कॉलेज में जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं वहां से, उन्होंने आकर कैमरे पर अपनी बात रखी है। बहुत डिटेल में हमने उनकी बात सुनी, उनसे जुड़े जो कुछ सवाल हम पूछ सकते थे। तेजिंदर लूथरा साहब मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हमने पूछा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है, और मैं पिछले दिनों की घटनाओं से पैदा हुए बाकी विवाद में भी नहीं जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इस घटना के लिए वाकई कौन जिम्मेदार है, और एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक माहौल, मेरे हिसाब से क्योंकि एक माहौल पैदा हो रहा है जहां पर लोग पहले आरोप लगा रहे हैं कि साहब पुलिस ने ज्यादतियां की, उसके बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो रही है। जो पुलिस की का एक्शन है उस पर किसी न किसी फॉर्म में सवाल उठाए जा रहे हैं। गौतम कौल साहब, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि, और मैं इसमें मैंने कहा कि मैं बाकी विवादों में पुलिस से जुड़े नहीं जा रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद आपको लगता है पुलिस से पूछे जाने वाले सवाल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे? हाँ, मैं उम्मीद यही रखता हूं कि कुछ विवाद अभी भी होते रहेंगे, पर एक बात जो आज इस वक्त डिस्कशन में आ रही थी वो ये था कि जिम्मेवारी किसकी हो रही है। तो मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धारा 147, 148 और 149 जो है आईपीसी की, उसमें जिम्मेवारियां नहीं आती। उसमें यह है कि अगर आप एक गैर कानूनी असेंबली के मेंबर हो गए तो वहां पे जो भी कोई हादसे होंगे उसमें जितने भी लोग वहां हैं उनके सब पे जो है वो जिम्मेवारी होती है, चाहे वो उन्होंने कोई हरकत की हो या ना की हो। अब इसमें जो है हमारा कांस्टेबल जो है वो मारा गया है, तो जो भी लोग इस वक्त अरेस्ट हुए हैं उनकी ये जॉइंट वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हर एक आदमी जो है वो दोषी करार किया जाएगा, चाहे उसने कोई एक पत्थर भी ना फेंका हो, फिर भी उस पे ये बात बन जाएगी, इस पे तौहीन ये रहेगी कि वो उस हादसे का एक हिस्सा है, और अगर उसमें हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है तो उस मौत का भी वो हकदार बन जाता है। तो ये इसके अंदर ये उंगली उठाना जो है वो गलत रहेगा कि ये किसकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी सारे उन्हीं लोगों की है जो इस गैर कानूनी सभा के अंदर शिरकत कर रहे थे। नहीं, इस तरह की बात करने से, ये जो आप बात नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं कि वहाँ के तमाम लोग पीसफुल, जो शांतिपूर्वक थे, जो कुछ भी कर रहे थे, मतलब सब लोग जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल से पहले आप इस चीज को समझिए कि इन सब बयान के बाद एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। इस मामले में अब पुलिस नहीं कह सकती कि हम ही जांच करेंगे,
निष्पक्ष जांच मतलब किसी थर्ड पार्टी को, जो पुलिस भी नहीं है, दिल्ली पुलिस भी नहीं है, और मतलब वो इस पूरे मामले पे अब जांच करे, क्योंकि ये तो बड़ा मसला बन जाएगा ना। ठीक है, तो इस पर जो है ये मैं एक सारे चीज ऐड करना लोगों को कि अब चाहूंगा। सब लोग जो है अटेम्प्ट के मर्डर के जिम्मेदार हैं, ये सब क्या बात आप कर रहे हैं? कुछ इंट्रोस्पेक्शन तो कीजिए, कुछ आत्ममंथन कीजिए। देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो गौतम कौल साहब ने बात की और उसके ऊपर जो मोहतरमा का रिएक्शन आया, गौतम कौल साहब एक कानूनी बात कर रहे हैं और कानूनी जो बात है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही, मैं इनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हर, कि जब वहां पर हिंसा शुरू हुई और पुलिस ने उस असेंबली को अनलॉफुल करार दे दिया और उसके ऊपर मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, तो जो लोग उस असेंबली में पीसफुल होने का डंका हाँक रहे थे, वो लोग उस समय वहां से वापस क्यों नहीं गए? उन लोगों ने अपने साथियों को क्यों नहीं कहा कि अब यहाँ वायलेंस शुरू हो गई है? एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपकी बात पर आऊंगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जब वहां वायलेंस शुरू हो गई थी और लोग हिंसा पर उतारू हो गए थे, तो इन लोगों ने अब खुद और अपने साथियों को क्यों नहीं कहा कि अब ये भीड़ जो है गैर कानूनी हो गई है, हिंसा शुरू हो गई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम वापस चलते हैं, हमको वापस चलना चाहिए, और वापस आकर ये वहां पर हुई हिंसा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर निंदा करते और कहते कि हम उस हिंसा के। ठीक है, आपने अपने पॉइंट रखा, मैं चाहूंगा वो रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इसके बाद मैं क्विक पॉइंट रखना चाहूंगा ब्रेक लेने से पहले। बहुत सारे ग्रुप्स जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, उन्होंने न सिर्फ कांस्टेबल की मौत पे शोक प्रकट किया है, मगर इस हिंसा की निंदा की है, क्योंकि सुनिए आपको मानना पड़ेगा, कोई गलत बात मैं नहीं कह रही हूँ। इस वक्त ऐसी तस्वीर बन रही है कि भाई फिर आप सबको एक ही कलर से पेंट कर दे। क्यों? तो मैं ये कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन वहां कर रहे थे, वो लोग इस बात से परेशान हुए कि न सिर्फ जिन लोगों ने वहां जो दंगाई थे, जो भी वो दंगाई थे, उन दंगाइयों ने न सिर्फ जो स्टूडेंट आज अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है उसकी बेइज्जती की इस तरह की हरकतें करके, मगर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शक थे उनको सबको बहुतों को भगा दिया, डरा दिया। तो हम लोग इससे खुश नहीं है कि वहां दंगा हुआ, मगर बात यह है कि आप सारे लोगों को, अभी तक भी पुलिस का अपना थोड़ा आत्ममंथन करें। आपने इससे पहले दिन कोई दंगा नहीं हो रहा था, आपने लाठी गैस, टीयर गैस, तमाम तरह की चीजें की। दूसरे दिन 144 लगा दे रहे हैं, सारे मेट्रो स्टेशन बंद हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट पुलिस मिलके तमाम प्रदर्शन को बंद करना चाहता है। ये भी तो ठीक चीज नहीं है। सुबह सुबह हमने नेशनल टेलीविजन के माध्यम से सबको ये कहा कि रामलीला मैदान खुला है, आप जी भर कर आए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर अपना प्रदर्शन करें। आप क्यों नहीं रामलीला ग्राउंड करें? ये हाई हैंडेड और अनडेमोक्रेटिक था। मैं लूंगा यहाँ पर एक ब्रेक। इसीलिए अब आप समझ रहे हैं कि जो योगेंद्र की कहानी है, जो योगेंद्र का वर्जन है, तोमर साहब की अनफॉर्चुनेट परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाने का, ये सब बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आखिरकार वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, इनका पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास वक्त कम होगा, मैं आखिरी हिस्से में कोशिश करूंगा एक बार फिर से लोगों के रिएक्शंस इस पैनल के लेके उसके जरिए देखने की कि फिर आगे क्या होने वाला है। मैडम सोनिया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं कह रहा था कि योगेंद्र की बात के जरिए तोमर साहब की मौत किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस, अभी मैं बाकी आज जो ओरिजिनली न्यूज पॉइंट में हम जिस पर चर्चा करने वाले थे कि पुलिस की अपनी फंक्शनिंग को लेकर एसटीएम से जुड़ा जो विवाद आया, हम उस पर आज कतई भी चर्चा नहीं करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बड़ी बात यह है कि मैं इसको कह भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं कि ये पहली बार एक घटना पर लोगों का आक्रोश था, गुस्सा था, जो मेरे हिसाब से जायज है। वो बगैर किसी व्यक्ति, समाजसेवी, नेता, ऑर्गेनाइजेशन, बैनर के बगैर अपने आप स्वतः वहां पर इकट्ठा हुए, यानी कि इस तरह की परिस्थितियां आप वापस देख सकते हैं और उसके लिए कोई टेलीविजन स्टूडियो में डिबेट करने की आवश्यकता नहीं। आनंद जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें फिर बाद में किसने लाभ उठाने की कोशिश की, क्या हुआ, मैं उसके डिटेल्स में नहीं आता, लेकिन पॉइंट ये है
कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो आप हैंडल कर रहे हैं उसमें दिमागी तौर पर अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करने की जरूरत पड़ेगी कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी सामने। ये एक प्रजातंत्र है, लोग अगर किसी मसले मुद्दे पर नाराज हैं तो अपनी आवाज को सेंटर स्टेज पर खुद लेकर आएंगे। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे समझदार आदमी ने कहा कि ये गुस्सा जायज था। और लोग आए, उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। तो हिंसा तो आखिरी 24 घंटे में हुई। जब शुरू के 48 घंटे जब देश की जानी मानी आदमी और औरत वहां आए, उनके आंख में आंसू था, गला उनका भरा हुआ था, लेकिन आवाज कोई सुन नहीं रहा था। तो तीसरे दिन चौथे दिन जब आप देख रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम थक रहे हैं, तो लुम्पन्स जो मार्जिन पे फ्रिंज पे होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। और जो कौल साहब ने अभी जिक्र किया कि वहां जितने लोग मौजूद थे, शबाना आजमी और जया भादुड़ी से लेकर अलबीना शकील तक, वो सब उस हत्या के जिम्मेदार हैं। तो ये जो 8 पकड़े गए हैं, ये तो जाने कहां कहां से पकड़े गए हैं। कोई पार्लियामेंट्री स्ट्रीट से पकड़ा गया, कोई कहीं से पकड़ा गया, पुलिस ने खुद अपनी रपट में कहा है। इस तरह से अगर आप टालते चले जाएंगे, ये डिनाइल का मोड है। पुलिस हमारी है और हम पुलिस के हैं। पुलिस से अगर गलती होती है तो उसको सुधारना सबसे बड़ा काम है। पुलिस की ट्रेनिंग है, हमारे पैसे से वो ट्रेनिंग है जनतंत्र को बचाने की, गुंडागर्दी के खिलाफ। ये प्रदर्शन हिंसा के खिलाफ था। एक औरत और एक आदमी के साथ रात में हिंसा हुई। वो प्रदर्शन करने वाले हिंसा खुद कैसे कर सकते हैं? वो तभी हुई जब हाथ से बातें निकलती चली गई। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी बताइए। आपने बड़े बड़े नाम लिए कि वो लोग वहां मौजूद थे। बड़े लोग नहीं श्रीमान जी, वो जिम्मेदार लोग थे। जिम्मेदार हो, आप बड़े नाम लेकर इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित मत करिए। कोई नहीं प्रभावित कर रहा है। पुलिस कानूनी बात है, पुलिस कमिश्नर खुलेआम बोल रहे हैं, पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद प्रभावित करने की बात आप इन्वेस्टिगेशन तो आपको करना। मेरे पास वक्त बहुत कम है गौतम कौल साहब, क्योंकि आपने जो बात कही उस पर लोग यहाँ एतराज कर रहे हैं। आपने कह रहे हैं कि फिर ये जो जिस कानून का आपने हवाला दिया उसके हिसाब से तो सभी लोग जिम्मेदार बन जाएंगे। गौतम कौल साहब, अगर आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूं मैं। हाँ, नहीं, अब मेरे पास वक्त कम है सर। आपके पॉइंट पर लोग यहां रिएक्ट कर रहे थे कि आपने जिस कानून का हवाला देकर अपनी बात रखी उसके हिसाब से तो सभी लोग जिम्मेदार हो जाएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने कहा है वो उसको आप वक्त के हिसाब से देखिए। ये जो बड़े बड़े नाम दिए गए, ये तीसरे दिन नहीं थे। ये लोग जिस दिन ये असेंबली जो है ये गैर कानूनी करार कर दी गई, तो जब तक कि ये जो हमारे वीआईपी लोग जो वहां पे आए थे मीटिंग में, उन्होंने अपनी सद्भावना प्रकट की थी, वो उनका जो इमोशन था वो ठीक था और वो गैर कानूनी नहीं गिना जाएगा। ये जो तीसरे दिन की जो वारदात हुई है उसमें जो लोगों ने जो है जो हरकतें आपने अपने पॉइंट को क्लैरिफाई किया। आप कह रहे हैं तीसरे दिन ऑनवर्ड्स में। बस सिर्फ 1 मिनट का समय वीना, एक क्विक पॉइंट आपसे, एक लॉयर के तौर पर, क्योंकि अब ये स्वाभाविक है कि इससे जुड़े मसले सामने आएंगे, इससे जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस सामने आएंगी। लीगल कॉज क्या होता है इस तरह के मसलों पे? बेसिकली देखिए, अभी तो लीगल कॉज इससे अलग में हटके एक बात छोटा सा जल्दी से कह देना चाह रही हूँ। जो ये स्टेटमेंट आ रहा है मीडिया में कि उस आउट ऑफ 6 2 एक्यूज बार बार कह रहे हैं हमने ये अपराध किया है, हमें फांसी की सजा दी जाए। तो मेरा पुलिस से सीधा सा एक ये सवाल है, वो 164 के स्टेटमेंट क्यों नहीं कराती है उनका? जब कन्फेशन खुद है तो कन्फेशन में 164 के स्टेटमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? 164 के स्टेटमेंट विक्टिम के तो बार बार हो रहे हैं, मजिस्ट्रेट का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लेकिन जो एक्यूज बोल रहे हैं उसका क्यों नहीं हो रहा है? जो कि बाद में जाके जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज तो at every step you see there is a contradiction, there is a harshness from police side also, from public also, from both sides, from chief minister. ठीक मेरे पास आज के लिए one more thing I would like to mention. why this is coming to my mind. Just I want to just share one thing, that why Delhi state is not safe, because Delhi government doesn't have the power of the department of police. वो सब इसमें का ये पूरी घटना है ऐसी जिसने बहुत सारे
जिसने बहुत सारे डिबेट्स को सामने लाया और हम तमाम चर्चाओं को लगातार कर रहे हैं। ये चर्चा यहाँ पर नहीं रुकती है। जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि योगेंद्र हो या योगेंद्र शाह कोई और भी हो जो सामने से कोई घटना पर आकर अपनी बात कह रहा है, पुलिस को जरूरत है न सिर्फ उसकी बात सुने, उसको अपने साथ उसकी बात का लाभ ले जांच में और उससे कोई परेशानी नहीं हो। हम आगे इस पूरी घटनाक्रम पे चर्चा करते आए हैं, करते रहेंगे।